गजानन माधव मुक्तिबोध, नाम तो सुना ही होगा। हिंदी साहित्य के सबसे कह सकते हैं प्रभावशाली और उतने ही जटिल कवियों में से एक। आज हम उन्हीं की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले देखेंगे कि क्या बात उन्हें एक मॉडर्न पायनियर बनाती है। फिर उनके जीवन और उस दौर पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद उनकी कविताओं की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कविता के अलावा उन्होंने और क्या-क्या लिखा। और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की, जो आज भी जिंदा है। तो पहला सवाल, आखिर कौन थे गजानन माधव मुक्तिबोध? देखिए, उनकी कहानी शुरू करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। हम उनके जन्म से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि उन लेबल से, उन नामों से जो उनके काम को दिए गए। और यहीं पर यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मतलब क्या है? क्योंकि सच तो यह है कि मुक्तिबोध ने इस शब्द को ही एक बिल्कुल नया, एक बहुत गहरा मतलब दे दिया। अब देखिए, उन्हें फैंटासी का प्रणेता और भयानक खबरों का कवि कहा गया। लेकिन ये सिर्फ कोई कैची टाइटल नहीं थे। असल में ये क्रिटिक्स की एक कोशिश थी ये समझने की कि उनकी लेखनी में इतनी ताकत, इतनी बेचैनी कहाँ से आती है। एक ऐसी बेचैनी जो पढ़ने वाले को अंदर तक हिला दे। तो जब मुक्तिबोध फैंटेसी कहते हैं तो उनका मतलब परियों की कहानियों से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके लिए फैंटेसी एक टूल था, एक साहित्यिक तरीका। किस चीज का? समाज टूट रहा है और उस टूटते समाज में इंसान के मन के अंदर जो अंधेरा है, जो उथल-पुथल है, उसे बाहर लाने का। और ये दूसरा टाइटल, भयानक खबरों का कवि, ये सीधा सीधा उनकी कविता के तेवर को दिखाता है। वो सिर्फ कविता नहीं लिख रहे थे, वो तो एक सिस्टम के खिलाफ, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अपना गुस्सा, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे जो उनकी नज़र में पूरी तरह अन्यायपूर्ण और खोखली थी। तो सवाल उठता है कि ये गुस्सा, ये जटिलता, ये सब आया कहाँ से? देखिए, किसी भी लेखक के काम को समझने के लिए ना पहले उस इंसान को और उसके ज़माने को समझना पड़ता है। तो चलिए वही करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर। 1917 में जन्म हुआ, यानी आज़ादी से पहले, और 1964 में निधन। मतलब उन्होंने भारत के इतिहास का एक बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर देखा। आज़ादी की लड़ाई, बंटवारा, नया देश बनना, ये सब कुछ। और ये जो लगातार बदलाव हो रहे थे, जो बौद्धिक खोज चल रही थी, उसका असर उनके काम पर साफ साफ दिखता है। और सिर्फ दौर ही नहीं, उनके काम भी बहुत अलग अलग थे। वो टीचर थे, जर्नलिस्ट थे, रेडियो में भी काम किया। अब सोचिए, इतने सारे अलग अलग अनुभव। जाहिर है ये सब उनकी राइटिंग में एक अलग ही गहराई, एक मल्टी डायमेंशनल नजरिया लेकर आए। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मुक्तिबोध सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी कविता। उनके दो सबसे बड़े कविता संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। और इसमें जो सबसे दुख की बात है वो ये कि दोनों ही उनकी मौत के बाद छपे। इससे पता चलता है कि जिंदगी भर वो कितना संघर्ष करते रहे। और इन संग्रहों में कुछ कविताएं तो मतलब लेजेंडरी हैं, जैसे अंधेरे में। इसे हिंदी साहित्य की सबसे लंबी और ज़रूरी कविताओं में से एक माना जाता है। ये सिर्फ लंबी नहीं है, ये अपने आप में एक महाकाव्य है। मुक्तिबोध ने ये दिखाया कि कविता सिर्फ छोटे-मोटे इमोशंस के लिए नहीं है, वो पूरे समाज का साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपने अंदर समेट सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुक्तिबोध सिर्फ कवि नहीं थे, उनका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जरा इस पे नजर डालिए। कहानी संग्रह है काठ का सपना, उपन्यास भी है विपात्र, और फिर देखिए आलोचना, कामायनी एक पुनर्विचार। मतलब एक तरफ वो फिक्शन लिख रहे हैं और दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी पर एक जबरदस्त क्रिटिकल एनालिसिस भी दे रहे हैं। ये उनकी रेंज दिखाता है। तो बात साफ है, मुक्तिबोध किसी एक खांचे में फिट होने वाले लेखक थे ही नहीं। उनकी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी, जो जानने की भूख थी, वो उन्हें लिटरेचर के हर कोने तक ले गई। कहानी, नॉवेल, क्रिटिसिज्म, सब कुछ। और हाँ, उनका काम सिर्फ प्रभावशाली नहीं था, विवादास्पद भी था। उन्होंने स्कूलों के लिए एक इतिहास की किताब लिखी, भारत, इतिहास और संस्कृति, और उस पर बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्थापित विचारों को, स्टेटस को चैलेंज करते थे। वो डरते नहीं थे। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है? मुक्तिबोध की विरासत क्या है? चलिए इसी पर आते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी पब्लिकेशन पर ध्यान देना होगा, तार सप्तक। समझिए, हिंदी कविता में एक नया दौर शुरू हो रहा था, एक नया आंदोलन, और मुक्तिबोध ठीक उस आंदोलन के मोर्चे पर खड़े थे।
उन्हें तार सप्तक के पहले कवि के तौर पर शामिल किया गया था। तार सप्तक कोई मामूली कविता की किताब नहीं थी। ये एक मैनिफेस्टो था, एक घोषणा पत्र उन 7 नए कवियों का जो कह रहे थे कि अब पुरानी ढर्रे वाली कविता नहीं चलेगी। और यहीं से हिंदी कविता में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का दौर। नए आइडियाज, नई भाषा, नए स्टाइल। साल था 1943। ये तारीख हिंदी लिटरेचर में बहुत अहम है। तार सप्तक छपा और कविता की एक नई लहर चल पड़ी, और उस लहर में सबसे आगे कौन था? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए आज की चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया भी तो भयानक खबरों से भरी हुई है ना? ऐसे में एक ऐसा कवि जिसने आधी सदी से भी पहले अपने वक्त की सच्चाई का, उसकी जटिलताओं का इतनी बेबाकी से सामना किया, क्या वो आज भी हमें हमारी अपनी दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक नया नजरिया नहीं दे सकता?